नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष की दुनिया की दो बहुत ही अहम खिलाड़ियों पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ अमेरिका की नासा और भारत की इसरो। जी देखिए, ये कोई कौन पहला कौन दूसरा, ऐसी कोई रैंकिंग की बात नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि ये दोनों संगठन सोचते कैसे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, हाँ। उनकी अपनी अपनी विरासत क्या रही है और भविष्य में वो हमें कहाँ ले जा सकते हैं। हाँ हमारे पास जो जानकारी है उसमें उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके बड़े मिशंस कौन से रहे, बजट में जो इतना भारी अंतर है और उनकी जो टेक्नोलॉजी को लेकर सोच है, प्राथमिकताएं हैं जी, वो सब शामिल है। तो इरादा यही है कि इन सब जानकारियों को थोड़ा खंगालें और देखें कि अंतरिक्ष खोज के ये जो दो अलग अलग रास्ते हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। बिल्कुल। और अंतरिक्ष अन्वेषण तो हमेशा से ही इंसानी जिज्ञासा और जो हमारी तकनीकी काबिलियत है उसका एक प्रतीक रहा है। सही कहा। नासा और इसरो दोनों की जो कहानियां हैं वो सिर्फ अपने अपने देशों के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए काफी प्रेरणादायक हैं। हाँ। और जब हम इनको साथ रखकर देखते हैं ना, तो विज्ञान, इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय आकांक्षाएं और यहाँ तक कि मुश्किल हालात में कैसे रास्ता निकाला जाए, इस सब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो कहानी शुरू करते हैं इनकी पैदाइश से, शुरुआत से। हाँ। पहले नासा की बात करते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जी। स्थापना हुई 1958 में। वो दौर था शीत युद्ध का। हाँ, कोल्ड वॉर। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर मोर्चे पर एक मुकाबला चल रहा था और अंतरिक्ष तो इसका सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया था, वो जिसे स्पेस रेस कहा गया। बिल्कुल। तो नासा का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? सोवियत संघ से पहले चांद पर इंसान भेजना। और ये सिर्फ वहां जाकर झंडा गाड़ने वाली बात नहीं थी। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीतिक सोच थी। देखिए, चांद पर पहुंचना उस वक्त दुनिया को ये दिखाने का एक जरिया था कि तकनीकी तौर पर कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ, कौन लीड करेगा भविष्य में। एग्जैक्टली। कौन भविष्य का नेतृत्व करेगा। यह विज्ञान तो था ही, साथ साथ वैश्विक दबदबे का भी सवाल बन गया था। और नासा ने ये कर दिखाया। 1969 अपोलो 11 मिशन। हाँ। नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर पहला कदम और वो अमर वाक्य, इंसान का ये छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। क्या बात है जी। अच्छा, अब आते हैं इसरो पर। जी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी। स्थापना 1969 में, यानी नासा के ठीक 11 साल बाद। हाँ, 11 साल बाद। और हालात जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। जहां नासा को सरकार से भारी भरकम बजट मिल रहा था, इसरो की शुरुआत हुई मुट्ठी भर संसाधनों से। सुनने में आता है कि शुरुआती बजट तो कुछ लाख रुपए का ही था। जी हाँ, कुछ लाख रुपए। और वैज्ञानिक सचमुच नारियल के पेड़ों के नीचे या किसी चर्च के पुराने गराज में बैठकर रॉकेट डिजाइन करते थे। ऐसी कहानियां हैं। वाकई ये तो कमाल है। सुनने में ये भले ही एक संघर्ष की कहानी लगे, पर असल में इसरो की जो असली ताकत है ना, वो शायद यहीं से बनी। अच्छा, कैसे? इन्हीं शुरुआती मुश्किलों ने वो चीज पैदा की जिसे हम मितव्ययी नवाचार कहते हैं, या फ्रूगल इनोवेशन। फ्रूगल इनोवेशन, हाँ। जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो दिमाग ज्यादा चलता है। आपका ध्यान इस पर जाता है कि कम से कम खर्च में अपने ही दम पर काम कैसे पूरा किया जाए। हाँ, जुगाड़ जिसे कहते हैं। हाँ, जुगाड़ से थोड़ा ज्यादा ऐसे व्यवहारिक समाधान खोजना जो असरदार भी हों और सस्ते भी हों। आत्मनिर्भरता पर जोर। बिल्कुल सही कहा। और ये मितव्ययी नवाचार वाली बात आगे बहुत दिलचस्प होने वाली है। चलिए अब जरा दोनों के कुछ बड़े कारनामों पर मील के पत्थरों पर नजर डालते हैं। नासा की उपलब्धियों की लिस्ट तो खैर जबरदस्त है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। अपोलो मिशन से इंसान को चांद पर उतारा। फिर स्पेस शटल प्रोग्राम आया जिसने अंतरिक्ष यान को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया। जी, रीयूजेबल। हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसने ब्रह्मांड के ऐसे नजारे दिखाए जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। कमाल की तस्वीरें। फिर मंगल पर घूमने वाले रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस। और अब तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो अब तक का सबसे ताकतवर दूरबीन माना जाता है। और इन मिशनों का जो वैज्ञानिक असर रहा है वो बहुत गहरा है। हबल और जेम्स वेब ने तो समझिए खगोल विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ। हम ब्रह्मांड की उम्र कैसे मापते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, दूर की आकाशगंगाएं कैसी दिखती हैं, इन सब के बारे में आज जो हमारी समझ है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और मंगल रोवर्स ने उन्होंने लाल ग्रह की जमीन, वहाँ का मौसम, पानी की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में इतनी जानकारी भेजी है कि भविष्य में वहाँ इंसान के जाने और शायद बसने की बातें
अब सिर्फ साइंस फिक्शन जैसी नहीं लगती। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ है इसरो, जिसने कम साधनों में कमाल करके दिखाया है। जी सबसे ज्यादा चर्चित उदाहरण तो शायद 2014 का मंगलयान मिशन है, MOM। हाँ, मंगलयान। सिर्फ 450 करोड़ रुपए। आप सोचिए, इतने बजट में भारत मंगल की कक्षा में पहुंच गया। ये दुनिया का अब तक का सबसे सस्ता इंटरप्लैनेटरी मिशन था। हाँ, इसकी तुलना अगर नासा के मंगल मिशनों से करें तो वो तो अरबों डॉलर के होते हैं। बिल्कुल, कई गुना ज्यादा। फिर चंद्रयान 1, जिसने चांद पर पानी के अणुओं का पता लगाया, ये भी बड़ी खोज थी। बहुत बड़ी। और हाल ही में चंद्रयान 3, जिसने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ये तो ऐतिहासिक पल था। और इसरो के रॉकेट्स PSLV और GSLV। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, ये तो वर्क हॉर्स है इसरो का। हाँ, ये इसरो का वो भरोसेमंद रॉकेट है जो सालों से सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा रहा है। और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को और ऊंची कक्षा में ले जाने के लिए। जी, ये दोनों दुनिया के सबसे भरोसेमंद और किफायती लॉन्च सिस्टम में गिने जाते हैं। 2017 में तो इसरो ने एक ही PSLV रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। हाँ, वो भी एक कमाल था। 104 है ना? इसरो की इन कामयाबियों ने मतलब दुनिया भर में स्पेस मिशंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। कैसे? मंगलयान और चंद्रयान ने ये साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ बेशुमार पैसा ही जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इसने जो विकासशील देश हैं, छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको भी एक हौसला दिया है कि वो भी अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अच्छा। और PSLV की विश्वसनीयता का आलम तो ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो की सेवाएं लेते हैं। इसने भारत को ग्लोबल स्पेस लॉन्च मार्केट में एक बहुत अहम जगह दिलाई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, ये जो कम लागत वाली सफलता है, क्या ये हमेशा फायदेमंद होती है? क्या कभी ऐसा होता है कि इस मितव्ययिता के चक्कर में किसी बड़े महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक लक्ष्य से समझौता भी करना पड़ जाता? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, हर मॉडल के अपने फायदे और अपनी सीमाएं होते हैं। इसरो का फोकस, जैसा हमने कहा, शुरुआत से ही राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने पर ज्यादा रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर। जी, इसलिए उन्होंने उन तकनीकों और मिशनों को प्राथमिकता दी जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़े। शायद इस वजह से कुछ बहुत बड़े मतलब प्योर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वाले मिशंस जैसे बाहरी ग्रहों या डीप स्पेस के लिए अभी उतने नहीं हुए जितने नासा ने किए हैं। हाँ। लेकिन मैं इसे समझौता नहीं कहूंगी। ये एक सचेत चुनाव है, एक प्राथमिकता का निर्धारण है। इसरो ने पहले अपनी नींव मजबूत की, देश के लिए उपयोगी बना, और अब धीरे धीरे वो भी बड़े अन्वेषण मिशनों की तरफ बढ़ रहा है। जैसे शुक्रयान की बात हो रही है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन कर रहा है। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी सेट करने की बात है, ना कि मजबूरी के। बिल्कुल। ये दिलचस्प नजरिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद इन दोनों के फर्क को सबसे ज्यादा साफ करता है, पैसा, बजट। हाँ, बजट। जरा आंकड़ों पर गौर करें। नासा का सालाना बजट आज की तारीख में लगभग 25 अरब डॉलर है। 25 अरब डॉलर। और इसरो का बजट करीब 1.6 अरब डॉलर। 1.6। सीधा हिसाब है ना? नासा का बजट इसरो से लगभग 15 गुना ज्यादा है। 15 गुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, दो अलग फिलॉसफी की कहानी कहता है। सही। एक तरफ है विशाल संसाधन, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने का एक जुनून, और दूसरी तरफ है सीमित साधन लेकिन जबरदस्त इंजीनियरिंग कौशल, अडाप्ट करने की क्षमता और हर रुपए का सही इस्तेमाल करने की कला। और यहीं पर इसरो की कहानी इतनी असाधारण बन जाती है। और ये मितव्ययिता वाकई हैरान करने वाली है। वो मंगलयान वाला उदाहरण मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 450 करोड़ रुपए। जी, आपको पता है ये रकम हॉलीवुड की जो मशहूर स्पेस फिल्म थी ग्रेविटी, उसके बजट जो करीब 600 करोड़ रुपए था, उससे भी कम थी। हाँ, ये तुलना तो बहुत चलती है। सोचिए, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने से कम पैसे में इसरो ने मंगल तक यान भेज दिया। इसीलिए दुनिया इसरो को द फ्रूगल स्पेस एजेंसी कहती है, मतलब कम खर्च में बड़े कमाल करने वाली एजेंसी। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ कम खर्च या जुगाड़ कहकर कम आंकना ठीक नहीं होगा। अच्छा। लेकिन प्रभावी बनाने पर ध्यान है।
और जो पहले से मौजूद समाधान है उन्हें और बेहतर बनाने पर फोकस है। ये सिर्फ संसाधनों की कमी से पैदा हुई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा तरीका है जिससे विश्वसनीयता भी मिलती है और लागत भी कम रहती है। अब जरा तकनीक और प्राथमिकताओं में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। नासा की तकनीकी क्षमता तो खैर जगजाहिर है। जी बिल्कुल। सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके पास, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स हैं, जैसे स्पेसएक्स के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, हबल और जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं। हाँ उनका मुख्य जोर हमेशा से अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन पर रहा है। सही। दूर के ग्रहों तक पहुंचना, मंगल, बृहस्पति, शनि, आकाशगंगाओं के पार देखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भविष्य क्या है, इन सवालों के जवाब खोजना। नासा का ये जो एक्सप्लोरेशन सेंट्रिक मॉडल है वो हमें उन बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। हम कहाँ से आए, क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, क्या भविष्य में इंसान का ठिकाना सिर्फ पृथ्वी रहेगा या हम दूसरे ग्रहों पर भी बस पाएंगे। बड़े सवाल हैं ये। हाँ, ये मानवता के ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश है। वहीं इसरो का रास्ता थोड़ा अलग रहा है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया। उनका ध्यान ज्यादातर व्यावहारिक अनुप्रयोगों मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर केंद्रित रहा है। जी। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सीधे भारत के विकास और नागरिकों की जरूरतों को पूरा करें, जैसे संचार उपग्रह। हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनसे दूर दराज के इलाकों तक टीवी, फोन, इंटरनेट पहुंचा। मौसम उपग्रह जो किसानों को सही वक्त पर मौसम की जानकारी देते हैं, चक्रवातों की चेतावनी देते हैं, ये बहुत जरूरी है। जी। नेविगेशन सिस्टम जैसे अपना नाविक है। हाँ, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जो भारत और आसपास के इलाकों के लिए जीपीएस जैसा सटीक लोकेशन डेटा देता है। और रिमोट सेंसिंग उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो जमीन के इस्तेमाल, फसलों की सेहत कैसी है, पानी के स्रोत कहाँ हैं, इन सब का पता लगाने में और बाढ़, सूखे जैसी आपदाओं के प्रबंधन में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो इसरो का मंत्र रहा है उपयोगिता और वहनीयता, यूटिलाइजेशन एंड अफोर्डेबिलिटी। इसरो का मॉडल ये दिखाता है कि अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिकों या खगोलविदों के लिए ही नहीं है, इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय विकास के इंजन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपदा प्रबंधन, इसरो के सैटेलाइट्स ने हर क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये साबित करता है कि अंतरिक्ष में किया गया निवेश जमीन पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ नासा आसमान के रहस्यों को खोल रहा है, हाँ, तो इसरो उसी तकनीक से जमीन की समस्याओं को सुलझा रहा है। कुछ हद तक हाँ, दोनों के फोकस अलग हैं, पर दोनों ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। चलिए अब कुछ हल्की फुल्की मजेदार और शायद कुछ अनसुनी बातें हो जाएं इन दोनों एजेंसीज के बारे में। हाँ, ये दिलचस्प होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अपोलो मिशन के कंप्यूटर में कितनी मेमोरी थी जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया? बहुत कम होगी शायद आज के हिसाब से। सिर्फ 64 किलोबाइट्स, 64 केबी। 64 केबी, अरे बाप रे, आज तो स्मार्ट वॉच में भी इससे कई ज्यादा होती है ना? हाँ। और इसरो की शुरुआत की कहानी कहते हैं शुरुआती दिनों में रॉकेट के कुछ हिस्सों को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, ये तस्वीरें देखी है मैंने। ये है असली फ्रूगल शुरुआत। बिल्कुल। अच्छा, नासा अब तक 350 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज चुका है। जी। इसरो का पहला मानव मिशन गगनयान अभी पाइपलाइन में है, उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। बिल्कुल, गगनयान पर सबकी नजरें। और नासा के हबल टेलीस्कोप की खींची तस्वीरें वो इतनी मशहूर हैं कि साइंस म्यूजियम से लेकर लोगों के घरों की दीवारों तक पहुंच गई हैं। वो एक तस्वीर है पिलर्स ऑफ क्रिएशन, याद है? हाँ हाँ, वो तो आइकॉनिक है, किताबों में, वॉलपेपर पर, हर जगह दिखती है। सही। और इसरो का PSLV, इसकी कामयाबी का आलम यह है कि इसे मजाक में अंतरिक्ष का ऊबर यानी स्पेस ऊबर भी कहा जाता है। स्पेस ऊबर? हाँ, क्योंकि कई देश कम खर्च में अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसकी सवारी करते हैं। वाह, ये अच्छा नाम है। ये छोटे छोटे तथ्य असल में बड़ी कहानी कहते हैं। कैसे? जैसे इसरो का शुरुआती जुगाड़ दिखाता है कि कैसे जरूरतें आविष्कार की जननी होती हैं। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। और अपोलो कंप्यूटर की कम मेमोरी याद दिलाती है कि कैसे कम संसाधनों में भी जबरदस्त नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। हबल की तस्वीरें बताती हैं कि कैसे विज्ञान कला और संस्कृति का हिस्सा बन सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है। ये सिर्फ तकनीक नहीं है,
ये मानवीय सरलता और जिज्ञासा की कहानियां हैं। तो घूम फिर कर हम उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या इसरो नासा से आगे है या पीछे? अब तक की जो बातचीत हुई है उससे क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये कोई दौड़ नहीं है, इसलिए आगे या पीछे कहना शायद सही शब्द नहीं होंगे। अगर हम पैमाना देखें, बजट का आकार कितना बड़ा है, जो अत्याधुनिक तकनीक पर रिसर्च हो रही है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का दशकों का अनुभव है, गहरे अंतरिक्ष के जो मिशन है, तो नासा का कद बहुत बड़ा है। उनके संसाधन, उनकी पहुंच, उनकी महत्वाकांक्षाएं अभी भी बेजोड़ हैं। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। अगर हम ये देखें कि कम संसाधनों में क्या हासिल किया जा सकता है, अगर हम लागत प्रभावशीलता की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, अगर हम ये देखें कि कैसे सीमित बजट में भी वर्ल्ड क्लास सफलताएं हासिल की जा सकती हैं, तो इसरो ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। जी। नासा से 15 गुना कम बजट में मंगल और चांद पर सफल मिशन भेजना, दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल में से एक बनना, ये इसरो की इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाता है। तो शायद निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि दोनों अपनी अपनी लीग में चैंपियन हैं। अच्छा, कैसे? नासा अगर अन्वेषण का शहंशाह है, एम्परर ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो ब्रह्मांड के अनछुए कोनों को खंगाल रहा है, तो इसरो दक्षता का उस्ताद है, मास्टर ऑफ एफिशिएंसी, जो अंतरिक्ष तक पहुंच को ज्यादा किफायती और ज्यादा उपयोगी बना रहा है। वाह, ये अच्छी तुलना है, अन्वेषण का शहंशाह और दक्षता का उस्ताद। हाँ, दोनों की अपनी ताकतें हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और दोनों ही मानवता के ज्ञान को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि अब ये दोनों दिग्गज सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहयोगी भी बन रहे हैं। हाँ, ये बहुत सकारात्मक बात है। नासा और इसरो मिलकर NISAR जैसे बड़े सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं, जो पृथ्वी के अवलोकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष का भविष्य शायद टकराव में नहीं, सहयोग में है। बिल्कुल, कोलैबोरेशन इज की। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, नासा ने हमें सिखाया कि इंसान का सपना सितारों को छू सकता है और उसे पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी। और इसरो ने सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो और दिमाग सही चले, तो छोटे कदमों से भी सितारों तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी किफायती ढंग से। ये तुलना हमें याद दिलाती है कि कामयाबी के कई रंग होते हैं, कई रास्ते होते हैं, अलग अलग जरूरतें अलग अलग समाधानों को जन्म देती हैं, और शायद अंतरिक्ष अन्वेषण का जो अगला अध्याय है, वो इन्हीं अलग अलग दृष्टिकोणों और क्षमताओं के संगम से ही लिखा जाएगा। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। अब जबकि SpaceX, ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां अंतरिक्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देशों के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में नासा और इसरो जैसी जो राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी भूमिका क्या होगी? ये बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ खोजकर्ता बनी रहेंगी, या रेगुलेटर बन जाएंगी, या फिर निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसरो का जो मितव्ययी मॉडल है, यानी कम लागत में ज्यादा हासिल करने का तरीका, वो भविष्य के वैश्विक अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया आदर्श बन सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। सोचिएगा जरूर।